बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है, तो हम लोग उनके लिए 60 नंबरों का जो उनका सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उसका एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि भैया आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। ये जो 30 नंबरों का अनिवार्य भाषा वाला पेपर आएगा, इसको अब पढ़ने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। आप लोग बिना पढ़े भी इसमें आराम से 9 नंबर ला सकते हैं, जो कि आपका पासिंग मार्क है। और ये जो 40 नंबरों का सामान्य अध्ययन है आपके सिलेबस में, तो भैया इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये 40 नंबरों का आएगा, इसमें अगर आप तुक्का भी लगा देंगे तो भी आराम से आपके 10 नंबर आ जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इन बाकी के बचे हुए दिनों में सिर्फ और सिर्फ इस 80 नंबरों की तैयारी करना है। इन 80 नंबरों में आपको कोशिश करना है कि कम से कम 50 नंबर आपके आ जाएं, और 10 नंबर इस आपके 40 नंबर वाले में से अगर तुक्का लगाएंगे, जो कि आपका सामान्य अध्ययन वाला है, तो आराम से आपका 60 नंबर पहुंच जाएगा। 40 नंबरों में अगर सिर्फ तुक्का लगा के आएंगे तो भी 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। जो 40 नंबर का सामान्य अध्ययन है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको अब आप पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जो आपका एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, जो कि 80 नंबरों में आएगा, सिर्फ इसी का आप अध्ययन करिए। कम समय में आप अधिक से अधिक कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है और इसमें ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि आप इतने कम समय में लगभग 65 नंबर 70 नंबर कैसे ला सकते हैं और अपनी नौकरी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी आप सभी लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये टोटल हमारा 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और एक चीज और आपको बताएंगे कि भैया आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे लूसेंट हो, अरिहंत हो, परीक्षा वाणी हो, या किसी भी आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप सभी लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। टोटल 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है, 1 से लेके 80 तक आपको नंबर लिख लेना है। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए, उसका जो विकल्प आपको सही लगे उसका आप आंसर अपनी कॉपी पर लिखते चलिए, और फिर जब हम बताएंगे तो सही रहेगा तो उसके आगे सही का निशान, और गलत होगा तो उसके आगे गलत का निशान आपको लगा लेना है, जिससे इस 80 नंबरों के टेस्ट के बाद आपका पता चल सके कि आपका टोटल स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में भी ये सारी चीज़ें आप लिखते हुए चल सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, सिंध पर विजय किसने प्राप्त किया था? तो सिंध पर विजय ये 712 ईस्वी की बात हो रही है। सिंध पर विजय मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त किया था। इन्होंने हराया था दाहिर, वहाँ का राजा जो था दाहिर था, उसको इन्होंने हराया था। डिटेल व्याख्या नहीं करेंगे, उसके लिए आप पूरी डिटेल में आप किताब से पढ़िए। यहाँ पर सिर्फ हम लोग अपनी परीक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार आप एग्ज़ाम देंगे, जब आपका एग्ज़ाम है परीक्षा कक्ष में बैठकर, वही काम अभी आपको करना है, जिससे आपकी यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस होता रहे। यह एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना यह किसने कहा था। तो बरसों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी और अब वक्त आ गया है, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आपका विकल्प बी सही है। दिकू किसे कहा जाता है? ये प्राचीन जो है प्राचीन शब्द है दिकू, इसे किसे कहा जाता है? तो गैर आदिवासी जो होते थे, जो सेठ महाजन होते थे, ब्याज व्याज देते थे, तो उन्हें दिकू कहा जाता है। तो ये है गैर आदिवासी, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। महरौली में एक लौह स्तंभ है, उससे हमें किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ है वहाँ उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, तो इनकी हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? बहुत ही आसान है, मगध, विकल्प बी सही। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? तो सबको पता है भैया, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कुत्ता हमारा सही रहेगा। अब कुछ बड़े बड़े प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं, फिर कौन सा सही होगा उस पर चर्चा करेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह दूसरा वाला कथन भी सही, यानी दोनों कथन सही हैं। तो जब दोनों कथन सही रहते
कहते हैं तो हमारा कौन सा विकल्प है इसमें, 1 और 2 दोनों। तो केवल यहाँ पर लिखा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी विकल्प सी सही है। ये केवल यहाँ पर गलत लिखा गया है। 8वें नंबर पर चलते हैं। बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी जो थे अंगद, उनके बारे में एक 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 1539 में मृत्यु के पूर्व बाबा ने, जो गुरु नानक साहब थे, उन्होंने जो अपने एक अनुयायी थे जिनका नाम है लहड़ा, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और यही जो है बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि ये बाबा के ही अंग माने गए, ये भी सही है। दूसरा वाला तीसरे पे पढ़ते हैं। इन्होंने बाबा की रचनाओं का संग्रह किया, उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी, ये भी बिल्कुल सही है। और आखिरी वाला जो कथन, ये संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई, यह भी सही है। यानी सब सही है, सब सही आपका विकल्प सी में दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें जोड़ा मिलाना, तो पहले जोड़ा मिलाते हैं, फिर बाद में हम लोग विकल्पों पर ध्यान देंगे, विकल्पों की ओर पढ़ेंगे। कौन सी लड़ाई कब हुई थी, यही हमें बताना है 9वें नंबर के प्रश्न में। तो अहमों द्वारा चुटिया राज्य का विलय, तो ये 1523 में किया गया था, तो आपका तीसरे नंबर पे जाएगा। मीर जुमला पर अहोमों पर हमला, मीर जुमला का अहोमों पर हमला, तो मीर जुमला ने हमला किया था, ये है शायद 62 की बात है। तो हाँ, ये 62 की बात है, ये 4 नंबर पे जाएगा। अहोमों द्वारा कोच हाजो राज्य का विलय, तो ये आपका जाएगा 28 में, पहले वाले के ऊपर जाएगा। और ये मुगलों का गढ़ कटंगा पर हमला, ये बचा है आपका 1565 पे जाएगा। तो आपका 3-4-1-2 ये आपका विकल्प सही है। तो 3-4-1-2 ये आपको मिल रहा है ए वाले विकल्प में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में हुंडी, तो हुंडी क्या होती थी मध्यकाल में? हुंडी एक प्रकार से जैसे हम लोग बैंक में अभी रुपया जमा करते हैं तो हमें एक कागज़ मिलता है, पासबुक मिलती है, तो जिस पे सब कुछ लिखा होता है डिटेल, तो वही जो है मध्यकाल में हुंडी कहलाती थी, ठीक है। तो ये आपका एक दस्तावेज होता था, जो रुपया सब लोग जमा करते थे, उसी का सब दस्तावेज होता था। तो विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं नूरजहाँ के बारे में, तो चलिए इनको पढ़ते हैं और कौन सा इसमें सही उत्तर, सही कथन कौन सा है उसका हमें चुनाव करना है, ठीक है। तो चौकोर मुहर बताती है, उदांत और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश। तो पादशाह मतलब ये आपका किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पादशाह जहांगीर की बात हो रही है। गोल मुहर के अनुसार 2 प्रकार की मुहरें पाई गई थी जिस पर यह वर्णित है। शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने थी। दोनों तारीफ में शब्द लिखे गए हैं नूरजहाँ की, जो कि दोनों सही हैं और आपका यहाँ पर विकल्प सी सही रहेगा दोनों। आगे भी आपको जोड़ा मिलाना है, तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं। 12 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। साला भोग, तो साला भोग होता है विद्यालय के रखरखाव में के लिए जो राज्य के द्वारा भूमि दी जाती थी, उसको साला भोग कहते थे। तो ये है कहाँ पर? ये है आपका तीसरे नंबर पर। पल्लिन चंद, तो ये आपका जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि इस पे आती थी। ब्रहादेव जो है वो आपका ब्राह्मणों से संबंधित है। और बेल्लन वगाई ये आपका है गैर ब्राह्मण जो होते थे किसान, उनसे संबंधित। तो आपका यहाँ पर क्या सही रहेगा भैया? तो 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 आपका 3 नहीं, 1 मिनट, 3, 4, 2, 1 ये आपका विकल्प कौन सा मिल रहा है? 12, 1 मिनट, कुछ गलत हो गया क्या? तो हाँ, 3, 4, 2, 1 ये आपका विकल्प डी सही है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही है, विकल्प डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के ने यहाँ पर 2 कथन, अमीर खुसरो के बारे में 2 कथन बताए गए हैं, इनको पढ़ना है, कौन सा सही है ये बताना है। इनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा थी, जो कि बिल्कुल सही है। इनके अनुसार संस्कृत भी एक विशेष क्षेत्रीय भाषा थी, ये जो है आपका ये गलत है। तो पहला वाला सही है, तो पहला वाला पहले वाले विकल्प में ही दिया गया है। 13 का पहला हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर आपको 3 कथन बताए गए हैं, तो पहले इनको हम लोग पढ़ लेते हैं।
ये अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने पर थानेश्वर के राजा बने, सही है। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण किया, यह भी सही है। मगध और बंगाल को जीतकर इन्हें पूर्व में जितनी सफलता प्राप्त हुई उतनी सफलता अन्य जगहों पर प्राप्त नहीं हुई, यह भी सही है। यानी सब सही है। तो सब सही कहाँ पर दिया गया है? उपयुक्त सभी आपका विकल्प डी में दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में यहाँ पर आपके 3 कथन लिखे गए हैं, तो अशोक के बारे में पढ़ते हैं और कौन सा सही है उसको बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जब आपके सामने प्रश्न आ रहा है तो आप फटाफट उस प्रश्न को पढ़िए, उसका जो भी आंसर हो उसको अपने कॉपी पर, आंसर नहीं लिखना है, विकल्प 1 2 जो भी आपको सही लगे उसको नोट करते रहिए और बाद में बताइएगा कि टोटल 80 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं आप सभी लोग। तो 15 में बढ़ते हैं। इनके अनुसार किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ये सही है। जो अशोक का धम्म है उसी के अनुसार ये सही है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामंत्र की नियुक्ति की थी, तो ये महामंत्र ये भी बिल्कुल सही है। इसको प्रसार करने के लिए अशोक ने म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में अपने दूत भेजे थे, तो ये वाला हो जाता है गलत। तो इन्होंने श्रीलंका और ग्रीक और यहाँ पर यूनान में अपने भेजे थे, थाईलैंड, मलेशिया की यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला और दूसरा कहाँ पर दिख रहा है आपको? विकल्प बी में दिख रहा है। ठीक है, तो विकल्प बी इनका सही रहेगा। अशोक ने जो अपने दूत भेजे थे वो सीरिया, मिस्र, ग्रीक और श्रीलंका में भेजे थे, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया में नहीं भेजा था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। महाजनपदों के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। चलो 16 नंबर के प्रश्न में, लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जो कि बिल्कुल सही है। इस समय सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण किया गया था, गलत है। सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। तो कुल मिला के आपका पहला वाला विकल्प ही यहाँ पर सही है। 17 नंबर में आपके 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, भारत के हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि प्रांतों से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है, तो भैया लाल रंग से चित्रकारी नहीं की गई है। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ से प्राप्त मिट्टी के लाल बर्तनों पर, जो हम मिट्टी को जैसे मिट्टी के बर्तन पकाते हैं तो लाल हो जाता है, ठीक है, तो लाल बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला आपका सही है। तो केवल एक ये आपको दिख रहा है पहले वाले विकल्प में। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाणिक स्थल है, एक नवपाषाण काल का एक स्थान है जिसका नाम है दाओजली हेडिंग, ये कहाँ पर है? तो दाओजली हेडिंग ये आपके हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, ठीक है। तो विकल्प सी ये आपका 18 नंबर में सही रहेगा, ठीक है। ये चीन और म्यांमार, जब भारत से हम लोग चीन म्यांमार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है, वहाँ पर यह स्थित है। शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडों के अवशेष हमें किस युग से प्राप्त होते हैं? तो ये बात हो रही है यहाँ पर पुरा पाषाण काल की, पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में कौन सा सही है यह आपको बताना है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंदोस तथा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3000 नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व होगा, तो इसलिए ये पहला वाला गलत है। दूसरे वाले बढ़ते हैं। भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया है, यह भी आपका गलत है। भूमि प्रदेश के लिए नहीं किया गया है, यह कुछ व्यक्तियों का समूह होता था, एक वर्ग होता था, उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, यानी सब गलत है। तो यहाँ पर ना तो 1 और ना तो 2, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये इतिहास का। तो ये बात हो रही है साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1927 में, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है, 1927 की ये बात है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खोला गया था? तो कपड़ा मिल कारखाना 1861 में खोला गया था, विकल्प भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, पहला वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जो प्रश्न आसान है उन्हें फटाफट हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण को हम लोग पढ़ते हैं।
तो कथन में लिखा गया है गोंड समुदाय के लोग अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे, तो जो कि बिल्कुल सही है। जब कारण में दिया गया है जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो वे आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहला कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में जो दासों की संख्या थी वो कितनी थी। तो अफ्रीका में क्या था कि जो काले लोग थे वो अंग्रेज लोग उन्हें अपना गुलाम बनाते थे, तो उन्हें दास कहा जाता था। तो ऐसे कितने लोगों की संख्या थी, यहाँ पर रिकॉर्ड के अनुसार बात हो रही है, तो यहाँ पर 36,774 लोगों की संख्या थी। ये तो सिर्फ रिकॉर्ड में लिखा है, संख्या तो यहाँ पर लाखों में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय एक जो हमारा अवध है, लखनऊ का अवध ही आता है, तो उसको सहायक संधि उस पर थोपी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सहायक संधि अवध पर कब थोपी गई थी, तो यहाँ पर ये होगा 1801। इसका पहला डी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शाही नौसेना, शाही भारत की जो शाही नौसेना थी जिसको हम लोग जल सेना भी कहते हैं, उसने किस वर्ष विद्रोह किया था। तो ये आज़ादी के आसपास की घटना है। ये 1946 की यहाँ पर बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। तो अमेरिका में 5 जो झीलें हैं उन्हें हम लोग ग्रेट लेक्स कहते हैं, और वो झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। तो इसमें ग्रेट बियर शामिल नहीं है, यानी यही वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित फसलों में कौन सा रोपड़ फसल है। तो रोपड़ फसल वो होती हैं जो जिससे हमें तुरंत रुपया प्राप्त हो जाता है, वाणिज्यिक फसलें जिसे हम कह सकते हैं, यानी चाय, कहवा, केला सब रोपड़ फसलें होती हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं उन्हें हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब आती हैं, यानी उपयुक्त सभी हमारा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा जो तांबा होता है वो चिली देश में पाया जाता है, विकल्प भी सही रहेगा। 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वेदिका कृषि की जाती है, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे हमें जोड़ा मिलाना है, घास के मैदान है। अच्छा, जोड़ा नहीं मिलाना है, ये जोड़ा पहले से आपको दिया गया है, इसमें कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। सवाना सवाना जो घास के मैदान है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। बेल्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला जो देश है जिसको हम लोग दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं, वहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा गलत है। डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स मतलब होता है कि डाउन करना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले डाउन कर देते हैं क्रिकेट में दूसरी टीमों को, तो यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया इसका सही रहेगा। तो दूसरा तीसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा आपको विकल्प बी में मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के पृष्ठ पर। इसमें भी बताना है भैया कौन सा आपका सही है, कौन सी जलधारा यहाँ पर सही लिखी गई है, जोड़ा नहीं मिलाना है। ठीक है, तो 34 नंबर में बढ़ते हैं। तो ब्राज़ीलियन धारा ठंडी धारा है, गलत है। ब्राज़ीलियन जो धारा होती है वो गर्म जलधारा होती है, वो गर्म जलधारा होती है। वेनेजुएला की जो धारा है वो ठंडी धारा है, ये हमारा बिल्कुल सही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है वो गर्म है, नहीं ये ठंडी होती है। क्यूरेशिया की जो धारा है, क्यूरेशिया वाली गर्म जलधारा है, ये भी हमारा सही है। हम्बलबोल्ट की जो धारा है ये कैसी है, गर्म है, तो हम्बरबोल्ट की जो धारा होती है वो ठंडी होती है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ये हमारा 2 और 4 हमारा सही है, 2 4 आपको विकल्प बी में दिख रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। तो जो भैया हवाई जहाज होते हैं वो ऐसी परत में उड़ते हैं जहाँ पर मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। तो मौसम की घटनाएं कहाँ पर नहीं होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। चाप झील कहाँ पर है। अच्छा, चाप झील कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो चाप झील जो है वो नदी घाटियों में पाई जाती है, तो नदी घाटियाँ विकल्प भी आपका सही रहेगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है।
तो पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं, उसमें सबसे जो पतली परत है उसको हम लोग भूप्रपट्टी कहते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। पाक जल संधि किन देशों को आपस में जोड़ती है? देखो पाक का नाम सुनकर आप पाकिस्तान मत लगाइएगा, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो विकल्प बी आपका सही रहेगा। वायुमंडल की विभिन्न परतों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ऊपर वाली परत, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस प्रकार से आपको क्रम लगाना है। तो बहिर्मंडल सबसे ऊपर है, उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आयन मंडल, उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मध्यमंडल, उसके नीचे आएंगे तो मध्यमंडल के नीचे मिलेगा आपको समताप मंडल और सबसे नीचे मिलेगा क्षोभ मंडल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपका विकल्प सी सही रहेगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही है। किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना गया है? यानी ग्रीनविच जो लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा गया है, जिसको हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक हैं, सॉरी पृथ्वी नहीं सूर्य, ऐसे ग्रह जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं उन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। वो इनकी संख्या 4 है। कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो सभी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। आगे बढ़ो। भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ट्रैवल करना हो, इधर से उधर जाना हो, तो किससे जाते हैं आप? तो आप जाएंगे सड़क परिवहन से, तो विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पाद केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो सेल एक जो कंपनी है उसके जो अंतर्गत नहीं आता है वो बर्नपुर लौह इस्पात केंद्र नहीं आता है। बाकी दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो सब जो है, बोकारी नहीं होता, ये बोकारो है। ठीक है, ये सब जो है सेल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रबी की फसलों से संबंधित है? रबी की फसल जो ठंडी के महीने में होती है, अभी आपकी ठंडी पड़ रही है ना, तो देखो आपके खेतों में क्या बोया जा रहा है? तो आपके खेतों में गेहूं और मटर बोया जाएगा, तो विकल्प डी आपका सही रहेगा। जो ठंडी के मौसम में होते हैं उन्हें हम लोग रबी की फसल कहते हैं। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट जो है होता है वो मैग्नीज का अयस्क है। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। समोच्च रेखीय खेती किसका उपाय होता है? तो समुच्च जो रोपीय खेती होती है वो मृदा अपर्दन का उपाय होता है, जिसमें ढलान बनाकर खेती की जाती है। तो यहाँ पर आपका मृदा अपर्दन को रोकने के लिए ऐसी खेती की जाती है। विकल्प भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो जलवाष्प है वो पानी के रूप में जब बरसता है तो इस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। विकल्प बी सही रहेगा। मुंबई किस सागर के किनारे है? तो सबको पता है भैया, अरब सागर। आगे बढ़ो। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो चट्टानें जब एक दूसरे के रूप में रूपांतरित होती हैं तो वहाँ तापमान, दबाव और रासायनिक द्रव्य सब कुछ काम आता है। तो कुल मिला के उपयोग आपका विकल्प डी सही रहेगा। ककोलत क्या है? तो ककोलत क्या होता है, किस लिए प्रसिद्ध होता है, ये आपको बताना है। तो नवादा जिलों में ककोलत एक जल प्रपात है, यानी झरना है, जो ठंडे जल के लिए फेमस है। तो ये आपका विकल्प ए यहाँ पर आपका सही ले। कहाँ पर है? नवादा जिले में एक ये जल प्रपात है, ककोलत जल प्रपात। आगे बढ़ते हैं। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। विकल्प भी सही रहेगा। ठीक है, जो प्रश्न आसान है उसका फटाफट आंसर दो, उसमें ज़्यादा समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा दिन कौन होता है? सबको पता है, गर्मी का महीना जो होता है, योग दिवस आपका सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून। आगे बढ़ो। अब थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न आपको मिलेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के द्वारा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण स्थानीय समाचार माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में आपके कितने कथन हैं? 1 2 3 4 कथन है और इस पर विचार करना है। इसमें असत्य कौन सा है ये आपको बताना है। चलो आप एक बार ध्यान से देख लो और हम इसमें बताते हैं असत्य कौन सा है। 54 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो असत्य है हमारा, इसमें 10 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन पर निकाला जाता है, ये आपका गलत है। और इसकी भाषा अवधि, ये भी आपका असत्य, गलत ढूंढना है, तो ये आपका गलत है दोनों। तो ये आपका विकल्प बी सही होगा। ये ऐसा प्रश्न है जिसको लगभग किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग वैसे भी छोड़ देते हैं। आपके पेपर में देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। BPSC आपका पेपर लेगा, पेपर खतरनाक ही मिलेगा आपको। उसमें कम से कम
10-20 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुश्किल से 60 नंबर ही लाना है, ठीक है। इस 80 नंबरों के पेपर में अगर 50 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। टोटल आपको 60 नंबर लाना है, जो टोटल आपका 120 नंबर का मेरिट बनेगा, उसमें हम बात कर रहे हैं कि 60, 65, 70 नंबर आ जाए, काम बन जाएगा आपका, नौकरी आपको मिल जाएगी। कम से कम 60 होना चाहिए, ठीक है। टोटल 120 में से 60, ठीक है। 80 में से कोशिश करिए 50 नंबर ले आइए, बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कई कथन है भैया, 4 कथन है, इसको आपको पढ़ना है। 55 नंबर का प्रश्न है और एक बार पढ़ लो आप। हाँ, चलो हम ही पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर करने में सहयोग नहीं मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। और अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी के लिए मुख्य लक्ष्य चुनें, यानी वो अपनी शादी कर लें। ये भी बिल्कुल सही है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं, फिर भी उन्हें किसान नहीं माना जाता है, बल्कि पुरुषों को ही किसान माना जाता है। यह भी सही है, यानी सब सही है। तो सब सही है, तो आपका कथन डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में 56 नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं और 2 कथन है इसमें, क्या सही है ये इस पर बात करते हैं। 1996 में केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। तो 40% पंचायतों को दे दिया गया, तो ये आपका जो कथन है, हाँ ठीक है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करना संभव हो सका। कौन सा कथन असत्य है? अच्छा हाँ, कौन सा कथन असत्य है ये आपको ढूंढना है। तो भैया ये भी सही, इसीलिए तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। तो ये भी सही था और ये भी सही था, यानी दोनों सही है, यानी दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो आपका एक गलत है, ना तो आपका 2 गलत है, यानी कि विकल्प डी आपका सही रहेगा, ठीक है। असत्य हमें ढूंढना था, जो कि यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है। 57 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है, हाँ चलो 57 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। किसी भी, अब हमारा पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। संविधान की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, वह चाहे राष्ट्रपति हो या देश का आम नागरिक, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे होटल, दुकान, बाजार, यह भी सही है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यह भी सही है। और इसमें आपको असत्य ढूंढना था, जबकि इसमें सब सही है, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 58 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें भी आपके 3 कथन दिए गए हैं, तो पहले तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसके बारे में लिखा गया है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे, बिल्कुल सही। 2 दिसंबर की वो काली घटना है 1984। अच्छा, इस पर एक वेब सीरीज भी आ चुकी है, उसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। अभी पेपर दे लीजिए फिर उसको देखिएगा, ठीक है। आर माधवन की वेब सीरीज है, पूरा देखिए, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। बहुत ही निर्मम घटना थी ये। तो 1984 में रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल साइनाइड गैस का रिसाव होने लगा था। यहाँ पर जो आप मिथाइल साइनाइड देख रहे हैं ये गलत है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। तो ये दूसरा वाला हमारा हो गया गलत। और 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो 8000 तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जो मरने वाले की संख्या टोटल बताई जाती है वो 20,000 से भी ज़्यादा बताई जाती है। तो आपका दूसरा कथन यहाँ पर हो गया गलत। और कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा दूसरा कथन सत्य नहीं है, यानी कि विकल्प सी। गैस का नाम याद रखिए, हजारों बार पेपर में पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी सेम यही बात करना है कि असत्य इसमें ढूंढना है, जो आपका गलत है वो आपको ढूंढना है। चलो दीवानी के बारे में बात करते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदार, किराया, तलाक आदि। तो ये बिल्कुल सही है। इससे प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, ये भी बिल्कुल सही, यानी दोनों सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ना तो 1 और ना तो 2, तो आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, बड़े बड़े प्रश्न आपको पेपर मिलेंगे, इसके लिए अभी से प्रैक्टिस कर लो भैया। 60 नंबर के प्रश्न में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है और इसमें आपके 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन में कौन सही है ये आपको बताना है।
ठीक है। चलो, सही नहीं, गलत, गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं रखा गया है, तो नहीं रखा गया, ये गलत है। रखा गया है भैया, है ये गलत है दूसरा वाला। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विभेद को रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सब सही है, दूसरा वाला गलत है। तो असत्य कौन सा है? दूसरा वाला, यानी कि आपको विकल्प डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। राजद्रोह एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये अंग्रेजों की बात हो रही है, अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है। तो राजद्रोह जो एक्ट था वो 1870 में पारित हुआ था। आपका विकल्प बी सही रहेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें क्या दिक्कत की बात है? आगे बढ़ो। चलो, इसमें सूची मिलाना है। ठीक है, 64 नंबर के प्रश्न में आपको सूची मिलाना है। ठीक है। तो जब हमारा संविधान सभा बनी थी तो हमें एक सरकार बनाई गई थी, उस सरकार में कौन किस पद पर था ये आपको बताना है 64 नंबर के प्रश्न पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जगजीवन राम को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? तो जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उप प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और जान मथाई को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। ये है 2 1 3 4। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ये आपको पहला वाला विकल्प ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे 65 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। सॉरी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये जो अधिकार हैं सबको पता है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही है। सभा या संघ का प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है? तो सभा और संघ बनाने का जो अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार में ही शामिल किया गया है। अब यहाँ पर 2 कथन हैं, कथन और कारण हैं, तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर कौन सही है कौन गलत है आगे बात करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक आर्थिक सुधार सुनिश्चित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। इसमें कुछ डिस्कशन की बात नहीं है, प्रश्न आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक जो है अम्बेडकर साहब को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी 2 कथन है और कौन कथन और कारण इसमें है। ठीक है, ये दूसरा वाला आर जो है ये कारण है। चलो पढ़ते हैं पहले। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। संचार माध्यम से देश और सरकार के बारे में सूचना प्राप्त होती है, ये भी सही है। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? दोनों सही हैं, यानी कुल मिला के। और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य के स्थान पर शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाला जो यौन प्रताड़ना होती है से सुरक्षा देने हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। विशाखा गाइडलाइन के नाम से फेमस है, पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे भी आपके कथन और कारण हैं, चलो पढ़ते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। विधायक जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यह भी सही है, यानी सब सही है। तो कुल मिला के आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, पहला विकल्प आपका सही। आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 72 नंबर के प्रश्न में हमें बताना है कौन सा गलत है, नहीं सही विकल्प, सही विकल्प कौन सा है ये हमारा बताना है। चलो बताते हैं। यह अधिनियम 1964 में अधिनियम पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। यह अमेरिका में लागू हुआ, ये भी सही है। और इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया, यह भी सही है। जर्मनी में पारित किया गया, ये हमारा गलत है। तो 1 2 3 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 1 2 3 आपको मिल रहा है विकल्प सी में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं। 74 नंबर के प्रश्न में आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है 73 नंबर के प्रश्न पर। चलो पढ़ते हैं।
वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम सभा का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं, जो कि सही है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है तथा प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाता है। सचिव को हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं, यानी बीडीओ आप सभी लोग इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य सचिव का होता है, ये भी बिल्कुल सही है, सब सही है। तो सब सही कहाँ मिलेगा, सभी कथन सही है, आपके विकल्प डी में मिल रहा है। ये आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत के धार्मिक विविधता के संदर्भ में जो आपके 3 कथन हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं, बिल्कुल सही। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही। भारत का दूसरा बड़ा धर्म मुस्लिम है, ये भी सही है, सब सही है। तो आपके 74 नंबर में सब सही है। तो सब सही कहाँ पर है, 1 2 3, तो ये कहाँ पर है, बी में है, तो बी वाला आपका सही है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं 74 नंबर में। चलो आगे बढ़ें। सामान्यतः नगर निकाय जो चुनाव होते हैं कितने वर्ष में होते हैं, तो जो आपके ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, तो ये हमेशा 5 साल में होते हैं, तो विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 56 में, 56 की बात हो रही है यहाँ पर, विकल्प भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर नियंत्रण करती है, तो भैया गलत है। ये गलत है, पहला वाला गलत है, ठीक है। दूसरा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण करती है, सही। ग्राम पंचायत जनता के प्रति जवाबदेही है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा पंचायत के कार्यों को स्वीकृत देती है, ये भी सही है। यानी 2 3 4 आपके सही है, पहला वाला गलत है। 2 3 4 आपको मिल रहा है विकल्प बी में, ठीक। फटाफट आंसर देते जाओ, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट हमें सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। लोकतंत्र के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन है और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है 78 नंबर के प्रश्न पर। चलो, लोकतंत्र में सरकार का चयन जनता चुनाव के माध्यम से करती है, सही है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, ये भी सही है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता, ये गलत है। और लोकतंत्र में राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है, ये भी गलत है। पहला और दूसरा हमारा सही है। पहला दूसरा कहाँ पर मिल रहा है, 1 और 2 सही है, आपको विकल्प बी में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। चलो अब 79 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प ये हमारा सही। और आज का अपना आखिरी प्रश्न, पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन मुख्यतः लद्दाख से प्राप्त होता है और पश्मीना बकरी होती है, उसी से यह ऊन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। टोटल 80 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके पास जो भी किताब है वहाँ से जाके डिटेल में पढ़िए और रोज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और अपनी इसी हिसाब से तैयारी करिए। भैया देखिए, आपके पास भी समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है, इतना समय किसी के पास नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म किया जा सके। तो सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमने एक वीडियो बनाई है कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आपको क्या करना है कि बचे हुए समय में जो आपके मेन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उनको पढ़ के जाना है। पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो जो पढ़ा है वह भी आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपको आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।